Hello, scholars. This is Yash, and welcome back to SSCT Point. Till last session, what we have done, we have completed the whole adverb. We have completed each and every concept which is required, in adverb particularly, to crack the examination, to ace SSC examination. So, what we are supposed to do today, we have to do some questions on the basis of adverbs today. So, there will be some 50 questions on the basis of which we are going to understand and we are going to use the concept till now we have learnt in adverbs only. So, start करते हैं guys without wasting any time. Without wasting any precious time, I mean. चलिए. So, 50 questions of adverbs. अच्छा, मैंने अब की बार MCQs नहीं लिखा है. Why? Because जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो करेक्ट द फॉलोइंग होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वो एमसीक्यूज के फॉर्म में नहीं होते. सो दैट इज व्हाई आई रेक्टिफाइड इट इन माय स्लाइड्स आल्सो. सो 50 क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज नहीं है. आई मीन कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ऑप्शंस के फॉर्म में नहीं होंगे, डायरेक्टली यू हैव टू मार्क द आंसर. सो यही बताना चाह रहा था. 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ऑफ एडवर्ब्स. So 50 questions of adverbs कर लेंगे, so you will definitely like get an idea, and you will like it would be like a mock test. Okay, so whatever you have learned in adverbs today, और अगर आपने कहीं और से भी adverbs पढ़ा है तो ये 50 questions आप try कर सकते हो. So this lecture video on YouTube today. So ये आप जो है अपने if you have got knowledge of adverbs and you have learned before about adverbs, some concept of adverbs, and you have to just try yourself now टू अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट. सो आप ये एक बार लेक्चर वीडियो देख सकते हो. सो मैं जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो नहीं 50 क्वेश्चंस ही कराने वाला हूँ ऑन एडवर्ब्स ओनली. तो जो भी आपने पढ़ा है तो इट वुड बी लाइक अ रिवीजन ऑन द इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, है ना. तो वो देख लिया, मतलब पता लग जाएगा आपको कि वेयर यू स्टैंड राइट नाउ इन एडवर्ब्स ओनली. ठीक है. तो सबसे पहले बात करेंगे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन शायद नहीं एसएससी में नहीं आते हैं. ठीक है, एसएससी में क्या आएंगे, एमसीक्यूज के फॉर्म में आएंगे, बट ये कराना जरूरी है. बट बिकॉज एमसीक्यूज के फॉर्म में यू हैव एन आइडिया इन योर माइंड कि भाई आपको पता रहता है कि भाई ऑप्शन कहाँ किस में गलती हो सकती है. लेकिन करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में यू डू नॉट हैव एनी हिंट, है ना, कोई भी क्लू नहीं है कि कहाँ पे गलती हो सकती है. पता है कि एडवर्ब का करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है, बट फिर भी आपको जो है एक बार पूरा सेंटेंस गो थ्रू करना पड़ेगा टू फाइंड एन एरर, है ना. सो दैट इज व्हाई दिस बिकम इंपॉर्टेंट. आई डू नॉट रिमूव इट फ्रॉम माय स्लाइड्स. चलिए, अब बहुत हो गई बातें. तो अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे. तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये इंस्ट्रक्शन होगा आपके लिए, एंड आपको क्या करना है, पूरा ही सेंटेंस पढ़ना है. एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मार्क एन एरर और यू हैव टू रीकास्ट द सेंटेंस आफ्टर डिलीटिंग दैट एरर. ओके. चलिए, पहला क्या कहता है, दे हैव गॉन टू जयपुर यस्टरडे. ठीक है. तो आपको आपको ये तो पता रहेगा कि जो एरर होगा, ठीक है, जो भी इसमें गलती होगी वो एडवर्ब्स की होगी. तो एक हल्का सा हिंट मिल जाएगा भाई एडवर्ब्स की गलती है. ठीक है. बाकी देखते हैं, पूरे सेंटेंस तो पढ़ ही है ना. पहला क्या है, दे हैव गॉन टू जयपुर यस्टरडे. अब यहाँ पे क्या गलती हो सकती है बताइए. दे हैव गॉन टू जयपुर यस्टरडे. अब सिंपल सी बात है, एडवर्ब का हम सेशन ले रहे हैं, एमसीक्यू सेशन, तो उसमें क्या होगा, एडवर्ब की गलती होगी. तो यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब दिख रही होगी आपको, यस्टरडे. यस्टरडे कौन सी एडवर्ब होगी, एडवर्ब ऑफ टाइम, बिकॉज़ ये टाइम को डिनोट कर रहा है, ये वर्ड है कि कल की बात है. अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो यस्टरडे होता है वो ज्यादा दूर नहीं होता है टुडे से, है ना. जैसे आज टुडे है तो कल यस्टरडे हो गया, तो ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर पास्ट नहीं है. तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि ये क्या है, एक तरह का प्रेजेंट फॉर्म यूज कर रखा है, प्रेजेंट फॉर्म यूज कर रखा है. तो जो प्रेजेंट फॉर्म है वो यस्टरडे के साथ आएगा नहीं. व्हाई? बिकॉज़ यस्टरडे हैज बिकम व्हाट, पास्ट, है ना. तो यस्टरडे पास्ट बन गया है, तो यहाँ पे ये कैसे बनेगा, ठीक है. हैव गॉन की जगह क्या, कौन सी वर्ब का यूज करोगे, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना. तो आपको करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, जो यस्टरडे होता है उसके साथ पास्ट टेंस तो आता है, लेकिन कौन सा वाला पास्ट टेंस, यू हैव टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो यस्टरडे के साथ यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल टाइम कि भाई आपको ये ध्यान रखना है कि यस्टरडे के साथ जो टेंस आता है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है यस्टरडे के साथ. सो दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या आएगा. अच्छा, गॉन क्या एक तरह का गो की थर्ड फॉर्म है, तो गो की पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म क्या बन जाएगी, वेंट हो जाएगी, है ना, वेंट हो जाएगी. तो दे वेंट टू जयपुर यस्टरडे, इसका ये बनेगा. ठीक है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रेजेंट form of a tense with yesterday, you have to use what, you have to use past indefinite tense with yesterday. Why? Because yesterday जो है वो past बन गया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. सेकंड, he has left this place 5 minutes ago. सिंपल सी बात है, ये मैं आपको करा चुका हूँ. he has left
दिस प्लेस 5 मिनट्स अगो। अब अगो है, ठीक है? अगो का मतलब क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भई अगो का मतलब होता है पहले। तो जो पहले होता है मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगो के साथ आपको एक ही टेंस का यूज़ करना है और जो कि कौन-सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हैज़, लेफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ओनली लेफ्ट आएगा। है ना? ये बता चुका हूँ, ठीक है? इट इज़ इन माय स्लाइड्स, इट इज़ इन माय प्रीवियस सेशंस ऑफ एडवर्ब्स ओनली, तो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है? तो ही लेफ्ट दिस प्लेस 5 मिनट्स अगो। व्हाई? बिकॉज़ अगो के साथ केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। चलिए थर्ड, डू यू नो हिम? येस, आई डू नो। ये भी बता चुका हूँ, ठीक है? आई थिंक लास्ट सेशन में ही था। मैंने आपको बताया था कि अगर आंसर आपका येस होगा तो आगे की स्टेटमेंट जो होगी वो भी येस के अकॉर्डिंग ही होगी। ऐसा नहीं है आपने येस बोल दिया है, ठीक है? उसके बाद आपने जो स्टेटमेंट है उसमें नेगेटिव बोल दिया है, यानी कि नेगेटिव वर्ड का यूज़ कर दिया है। ऐसा नहीं होगा। इफ देयर इज़ येस, द स्टेटमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू येस ओनली, एंड इफ देयर इज़ नो, देन वाइस वर्सा, है ना? तो डू यू नो हिम? अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम उसे जानते हो? तो मैं बोलता हूँ यस, जानता हूँ। अब यहाँ पे डू नॉट क्यों लगा रखा है जब आंसर ही पॉजिटिव है? अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए ना? यस आई डू हो जाएगा, डू नॉट की जगह। उसके बाद डू यू नो हिम? डू यू नो हिम? अब ये दोबारा वही क्वेश्चन है, डू यू नो हिम? क्या तुम उसे जानते हो? लेकिन अब मेरे को क्या बोलना है? मना करना है, नो, नो नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पे आपको डू के साथ क्या लगाना पड़ेगा? आई डू नॉट। ये मैं करा चुका हूँ। अगर येस बोल रहे हो तो स्टेटमेंट भी येस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। नो बोल रहे हो तो भी नेगेटिव होगा, है ना? क्या स्टेटमेंट आगेगा। चलिए फिफ्थ, द टीचर आस्क्ड हिम टू नॉट स्लीप इन द क्लास। बताइए यहाँ पे क्या एरर है? ये बोल रहा है कि भाई टीचर ने बोला कि भाई क्लास में मत सो, ठीक है? अब ये देखने में तो लग रहा है कि भाई करेक्ट है, बट यहाँ पे एक पोजीशन की गलती है। क्या पोजीशन की गलती है? आप ऐसे टू नॉट नहीं लिख सकते हो, ठीक है? यानी कि टू के बाद नॉट नहीं आता है, ठीक है? नॉट टू होता है। ठीक है, क्या होता है? नॉट टू। द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू स्लीप इन द क्लास। ठीक है, टू नॉट की जगह पोजीशन को इंटरचेंज करो, नॉट टू स्लीप इन द क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्या कहता है? कुड यू लैंड मी योर अम्ब्रेला? ओह नो आई कैन। वही है, वही वाला एरर है। ये पूछ रहा है क्या तुम मेरे को अपनी अम्ब्रेला दे सकते हो? ओह नो आई कैन। अब वो पहले बोल रहा है ओह नो नहीं दे सकता, यहाँ पे बोल रहा है आई कैन दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर ये नो है तो यहाँ पे आई कांट लिख दो। ओह नो आई कांट। ठीक है, वही है ऊपर वाला, है ना? चलिए, 7th शी विल टुडे गो टू मुंबई। मैंने आपको बताया था यहाँ पे एरर किस चीज़ का है? मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था पोज़ीशन, है ना? पोज़ीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ये टुडे गलत तरीके से लिखा हुआ है। आपको वर्ड को चेंज नहीं करना है बिकॉज़ उससे क्या होगा सेंटेंस का मीनिंग वुड बी चेंज्ड। तो आपको क्या करना है पोज़ीशन पे ध्यान रखना है। शी विल गो टू मुंबई, टुडे का आएगा यहाँ आएगा। ठीक है? तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो मिडल ऑफ 2 वर्ब्स यानी कि विल और गो के बीच में नहीं आएगा, ठीक है? एडवर्ब ऑफ टाइम या तो सेंटेंस के बिगिनिंग में लिख दो या सेंटेंस के आखिर में लिख दो। एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के बीच में नहीं आता है इन बिटवीन द टू वर्ब्स, ठीक है? वो फ्रीक्वेंसी होती है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होती है और एडवर्ब ऑफ एक एडवर्ब होती है मैनर, है ना? वो आती है वर्ब के बीच में, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आती है। लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम कभी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नहीं आएगी। इट विल बी सिचुएटेड इनटू सॉरी एट द लास्ट और एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है? शी विल गो टू मुंबई टुडे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। With most humbly and respectfully, I beg to apprise. यहाँ पे ऐसा कोई एरर नहीं लग रहा है, वही एरर मेरे को शुरुआत में दिख गया। यहाँ पे अप्राइज़ नहीं आएगा, अप्राइज़ नहीं आएगा। अप्राइज़ का मतलब होता है टू इंडिकेट, है ना? तो वहाँ पे अप्राइज़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अप्रेज़ आएगा, है ना? क्या आएगा? अच्छा अप्राइज़ का मतलब मैं आई थिंक आई एम गेटिंग गॉट आई एम गेटिंग व्हाट कन्फ्यूज़्ड कि भई 1 सेकंड गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे आएगा तो अप्रेज़। ठीक है, अप्रेज़ होता है टू कैलकुलेट, टू कॉन्स्ट्रू मतलब कि आपको जो भी कैलकुलेशन है उसको करवाना है, इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे अप्राइज़ नहीं आएगा, ठीक है? अप्राइज़ का मतलब शायद इंडिकेशन होता है, बट मुझे पक्का श्योर है कि यहाँ पे अप्राइज़ नहीं आएगा, वहाँ पे अप्रेज़ आएगा। मतलब जैसे होता है ना अप्रेज़ल का टाइम हो जाता है कि भई जो भी आपने किया है उसको एक बार देख लेते हैं। मतलब सैलरी में भी ये काउंट होता है ना? मतलब ये वर्ड यूज़ होता है अप्रेज़ल का टाइम, है ना? कॉलीग्स वगैरह कराते हैं। तो इस तरीके से विद मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली तो में तो कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, दोनों से पहले मोस्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? एडवर्ब में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आई बेग टू अप्रेज़ होगा, अप्राइज़ नहीं होगा बिकॉज़ अप्राइज़ का मतलब होता है टू इंडिकेट और अप्रेज़ का मतलब होता है कि भई इवैल्यूएशन करवाओ, ठीक है? तो जो भी इसमें
बेग कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई अप्रेज़ल करवाओ, ठीक है? या दोबारा इवैल्यूएशन करवाओ, जो भी यही बात है, ठीक है? तो आई एम श्योर कि यहाँ पे प्रेज़ आएगा इंस्टेड ऑफ प्राइस। एडवर्ब से यहाँ पे कोई गलती नहीं है। हम्बली भी एक वर्ड होता है, रिस्पेक्टफुली भी एक वर्ड होता है, उससे पहले मोस्ट का यूज़ सही है। चलिए 9th आई हैव नॉट पेन विद मी। सिंपल सी बात है, क्या गलती लग रही है? आई हैव नॉट पेन, इसी पे गलती है, जो कि एक एडवर्ब है। नॉट एक एडवर्ब है, तो यहाँ पे क्या गलती हो गई है? नॉट का मतलब क्या होता है? मना करना, ठीक है। आप बोलना चाहते हो कि मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है। तो इस सेंटेंस में गलती क्या हो गई है? इस तरीके से आप यूज़ नहीं करोगे नॉट का। आपको क्या यूज़ करना है? इंस्टेड ऑफ नॉट आपको नो का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि व्हेन यू डू नॉट हैव द मेन वर्ब, जब आपके पास मेन वर्ब नहीं होती है, तो आप नो का यूज़ करते हो। और जब मेन वर्ब होती है ना? जो मेन वर्ब, क्या कह रहा हूँ मैं? मेन वर्ब होती है तो आप नॉट का यूज़ करते हो, और मेन वर्ब नहीं होती है तो आप नो का यूज़ करते हो। अभी भी समझ नहीं आया? गिव मी अ मोमेंट, आई एम गोना लेट यू नो। देखो, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि भई मैंने काम नहीं किया है, सिंपल सा बनाऊँगा टू मेक यू अंडरस्टैंड ओनली, है ना? मैंने काम नहीं किया है। आई हैव नॉट डन, ठीक है? माय वर्क, माय ड्यूटी लिख लो, ठीक है? अब यहाँ पे 2 वर्ब है, एक ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, एक ये हो गई मेन वर्ब। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जभी भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होगी, सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब होगी। अगर आप आपको वहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज़ करना है तो नॉट, नेवर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे नॉट आ गया, सही है। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था, अगर मैं नो लिखता तो गलत हो जाता, ठीक है? व्हाई? बिकॉज़ व्हेन यू हैव अ मेन वर्ब विद द हेल्पिंग वर्ब इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो नॉट का प्रेजेंस आना ज़रूरी है, नॉट ही आएगा, नो नहीं आएगा। और नो कब यूज़ होता है? जैसे शी हैज़ नो या नॉट अ ड्रेस। ठीक है? अब मैंने ये लिख दिया कि भई उसके पास ड्रेस नहीं है, ठीक है? अब इस केस में ये ध्यान रखना, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं है। यहाँ पे केवल एक ही वर्ब है जो कि एक मेन वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यानी कि अगर 2 वर्ब आती है, एक होगी हेल्पिंग वर्ब, एक होगी मेन वर्ब, तो आप नॉट का यूज़ करोगे, और अगर एक ही मेन वर्ब आती है सेंटेंस के अंदर, तो आप नो का यूज़ करोगे। ये सही होगा, ये गलत हो गया, ठीक है? और एक बात और ध्यान रखना कि नो के बाद हमेशा नाउन आता है। नो के बाद हमेशा नाउन आता है, नॉट के बाद नाउन नहीं आता, नॉट के बाद वर्ब ही आती है। तो ये एक इंडिकेशन और है टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे एक ही वर्ब है जो कि मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और यहाँ पे नाउन आ रखा है, नाउन आ रखा है। तो नाउन से पहले नो आता है, ना कि नॉट। नॉट गलत हो गया। आई हैव नो पेन विद मी, ये होगा इसका, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए 10 देखते हैं। देयर वाज़ नो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, वही वाला कांसेप्ट है। देखो यहाँ पे नो के बाद आखिर में क्या आ रहा है? स्टूडेंट आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए? नो ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नो के बाद आखिर में क्या होना चाहिए, मतलब नो के बाद क्या होना चाहिए अल्टीमेटली? स्टूडेंट, यानी कि कोई नाउन होना चाहिए। स्टूडेंट एक तरह का नाउन है। फिर भी ये गलत हो जाएगा, फिर भी यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ पे नॉट आएगा। व्हाई? बिकॉज़ आगे आर्टिकल लगा हुआ है। आगे आर्टिकल लगा हुआ है। अगर आपको सही से समझाऊँ तो जो नो होता है, वो उसको 2 तरीके से तोड़ दो। एक होता है नॉट एनी, ठीक है? और एक होता है नॉट ए या एन, ठीक है? नो को जब तोड़ोगे ना तुम, नो को तोड़ोगे, नो और नॉट में क्या डिफरेंस होता है? नो को तोड़ोगे तो नॉट एनी बनेगा या नॉट ए और एन बनेगा, ठीक है? 2 इसके क्या होते हैं? ऐसे बन जाते हैं, ठीक है? इफ यू ब्रेक इट, ठीक है? सेपरेटली ऐसे लिखते हैं, ठीक है? और एक और होता है नॉट एट ऑल, होता है वो एडवर्ब वाला नो होता है, वहाँ पे मत जाओ। बस अभी के लिए ध्यान रखो कि अगर आपको नो के बाद, ठीक है? नो के बाद क्या दिख रहा है? ए और एन दिख रहा है। तो ए और एन केवल नॉट के साथ आता है, नो के साथ नहीं आता। क्योंकि नो को ओपन करोगे तो नॉट ए या एन एन बनेगा। तो वहाँ पे नो ए नहीं बनेगा। नो ए या एन नहीं बनेगा। नॉट ए या एन बनेगा। ठीक है? तो ये मैंने आपको सही से समझाया है। ठीक है? तो इसलिए नॉट ए एन होगा। ठीक है? नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा। मैंने बता दिया कि नो को तोड़ोगे तो नॉट एनी या नॉट ए और एन बनेगा, ठीक है? नो के साथ एनी नहीं आएगा, नो के साथ ए और एन नहीं आएगा, व्हाई? बिकॉज़ एनी के साथ केवल नॉट आता है और ए और एन के साथ केवल नॉट आता है। तो यहाँ पे एन है तो इसलिए यहाँ पे नो नहीं आएगा, नॉट आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट टू। चलिए 11, वी वर वेरी डिलाइटेड टू गेट द न्यूज़। बताइए क्या है? क्या गलती है? एडवर्ब की गलती है, सिंपल सी बात है, तो एडवर्ब यहाँ पे एक ही है, क्या है? वेरी। तो सिंपल सी बात है, वेरी में गलती होगा, और बिकॉज़ वी डू नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ नो एरर, है ना? तो एरर है ही। तो यहाँ पे वेरी की जगह क्या आएगा? टू आएगा। व्हाई? मैंने आपको बताया था कि टू का एक कॉम्बिनेशन बनता है किसके साथ? टू के साथ, है ना? वेरी का कॉम्बिनेशन टू के साथ नहीं बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। टू का कॉम्बिनेशन यानी कि पेयर जो है केवल टू के साथ बनता है। सो वी वर
टू डिलाइटेड टू गेट द न्यूज़ होगा, ठीक है? टू का कंपैरिज़न पेयरिंग जो होती है केवल टू के साथ बनती है। ऐसे ही एनफ का भी होता है। चलिए 12th, कॉल मी एनीथिंग एल्स देन अ फ्रॉड, कि भाई मुझे कुछ भी बुलाओ लेकिन फ्रॉड मत बुलाओ। सिंपल सी यहाँ बात है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको नथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स दिखता है तो उसकी जो कॉम्बिनेशन, ये वैसे कंजंक्शन का पार्ट आई डिड नॉट टीच यू इन द एडवर्ब सेशन आई नो, बट आई एम गोना लेट यू नो, आई एम गोना टीच दिस थिंग, है ना? पेयरिंग ऑफ कंजंक्शंस इन कंजंक्शन सेशन, है ना? तो बस ये ध्यान रखो कि एनीथिंग एल्स या नथिंग एल्स के बाद आपको देन का यूज़ नहीं करना है। इसकी जो पेयरिंग बनती है वो बट के साथ बनती है। तो कॉल मी एनीथिंग एल्स बट अ फ्रॉड ऐसे होगा, ठीक है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग देन व्हाट यू हैव टू यूज बट। चलिए 13th, दे कुड नॉट फाइंड हर नोवेयर। तो सिंपल सी बात है, आई टोल्ड यू कि भाई यू कैन नॉट यूज टू नेगेटिव्स इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना? दो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाते हैं तो वो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे यही हो रहा है कि दो नेगेटिव साथ में है, नॉट भी है और नोवेयर भी है ना? तो यहाँ पे क्या करो, एक नॉट हटा दो, ये वाला हटा दो, दे कुड फाइंड हर नोवेयर, ठीक है? और यही हटाना क्योंकि इसका थोड़ा नेगेटिव वर्ड तो है, ये नेगेटिव वर्ड तो है इसी की तरह, लेकिन थोड़ा-सा स्लाइटली चेंज हो गया मीनिंग बिकॉज़ यहाँ पे वेयर भी है, ठीक है? दे कुड फाइंड हर नोवेयर, कि भई वो उसको कहीं ढूँढ नहीं सके। चलिए 14th, आई ओनली सॉल्व्ड 2 सम्स। पता लग गया देखते ही। मैंने आपको बताया था कि भई ओनली की पोज़ीशन मैटर करती है। ओनली की पोज़ीशन मैटर करती है। मैंने आपको कुछ सेंटेंस 5 सेंटेंसेस लिखे थे, सभी में मैंने ओनली की पोज़ीशन अलग-अलग वर्ड से पहले यूज़ करी थी एंड आई टोल्ड यू द डिफरेंसेस बिटवीन द मीनिंग्स ऑफ दीज़ 5 स्टेटमेंट्स, है ना? तो वही है, ओनली का ही कांसेप्ट है। ये बोलना चाहता है कि भई मैंने केवल 2 सम सॉल्व किए, मैंने केवल 2 सम सॉल्व किए। अब ये ध्यान रखो, ओनली किससे पहले आ रहा है? सॉल्व से पहले। इस सेंटेंस का मतलब पता है क्या बन जाएगा? इस सेंटेंस का मतलब बन जाएगा कि मैंने पूरे दिन कुछ नहीं किया, केवल सम सॉल्व किए 2, केवल सम सॉल्व किए 2 और कुछ नहीं करा। क्योंकि ये जो है वर्ब से पहले आ रहा है, एक्शन से पहले, कि मेरा एक्शन क्या है? मेरा एक्शन केवल ये है पूरे दिन का कि मैंने सॉल्व किया और कुछ नहीं किया इसके अलावा। ना खाया-पिया, नहाया-धोया, तो ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट हो गई। तो ओनली को आपको क्या बोलना है कि भई सम सॉल्व किए लेकिन कितने किए? केवल 2, केवल 2। तो वो ये वैसे ही इसको फिट कर दो। तो केवल 2 के लिए ओनली 2 सम्स, ठीक है? आई सॉल्व्ड ओनली, यहाँ पे आएगा ओनली, ओनली 2 सम्स, ठीक है? तो पोज़ीशन मैटर करती है ओनली की। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए 15th, शी पीसफुली डाइड यस्टरडे। तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा कोई बिग एरर नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर एरर देखना है तो मेरे को ये लगेगा कि यहाँ पे डाइड आएगा, यहाँ पे पीसफुली आएगा। इंटरचेंज देयर पोज़ीशंस। शी डाइड पीसफुली यस्टरडे ऐसे होगा। शी डाइड पीसफुली यस्टरडे, कि भाई जो भी इसका मतलब है, बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये इसका मतलब है। ठीक है? तो शी डाइड पीसफुली यस्टरडे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 16 क्या कहता है? डू यू नो हाउ सॉरी मैंने ही बोल दिया। डू यू नो टू ड्राइव? अब देखो सिंपल सी बात है, कुछ वर्ब्स होती है। कुछ वर्ब्स होती है जिनके बाद आप हाउ का यूज़ करते हो, ठीक है? और वर्ब्स अभी मेरे को याद नहीं आ रही बिकॉज़ ये वाले जो क्वेश्चन्स होते हैं कम आते हैं बिकॉज़ इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन, दीज़ टाइप ऑफ क्वेश्चन्स हैव बिकम वेरी कॉमन सो दैट इज़ व्हाई मैं कराता नहीं हूँ, ठीक है? इतने आसान हो गए हैं समझना, देखते ही पता लग गया जैसे मेरे मुँह से भी निकल गया कि भई डू यू नो के बाद हाउ आएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन्स पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना है कुछ वर्ब्स होती है, ये कराऊँगा लेकिन वर्ब्स के सेशन में। अभी मैंने एडवर्ब्स में नहीं कराया, जैसे नो, ठीक है? ये एक तरह की वर्ब है जिसके बाद आप हमेशा किसका यूज़ करोगे? हाउ का यूज़ करोगे, अगर उसके बाद इन्फिनिटिव आ रहा है। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो। तो नो के बाद हाउ का यूज़ होता है। डू यू नो टू ड्राइव ये गलत हो गया है, ठीक है? ये कैसे बनेगा? डू यू नो हाउ टू ड्राइव? डू यू नो हाउ टू ड्राइव? तो यहाँ पे आएगा हाउ, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं 17th है ना? डू यू नो हाउ टू ड्राइव? तो यहाँ आएगा हाउ। उसके बाद है 17th आई वेंट डायरेक्टली टू मेल। आई वेंट डायरेक्टली टू मेरठ। ये मेरे को देखते ही समझ में आ गया है। देखो 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, ठीक है? एक होता है डायरेक्टली, ठीक है? दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। दोनों वर्ड्स दिखने में मतलब सुनने में भी ज सेम-सेम लग रहे हैं, लेकिन वी हैव अ डिफरेंस। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 2 ऑफ द वर्ड्स। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, स्ट्रेट, है ना? विदाउट एनी स्टॉपेज। डायरेक्टली का मतलब होता है इमीडिएटली, ठीक है? क्या होता है? इमीडिएटली। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? डायरेक्टली मतलब इमीडिएटली मतलब विदाउट मतलब कॉन्टिन्यूअस, है ना? डायरेक्टली मतलब कॉन्टिन्यूअसली। डायरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, लेकिन दोनों में डिफरेंस पता लग गया, ठीक है? तो यही है। मैं कहना चाहता हूँ कि भई मैं सीधा मेरठ गया तो डायरेक्टली यूज़ होगा? नहीं। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं एकदम से इमीडिएटली मेरठ गया, एकदम से मेरठ गया। मैं बोलना चाहता हूँ मैं कहीं रुका नहीं, सीधा मेरठ गया। तो सीधे के लिए क्या यूज़ करेंगे? स्ट्रेट का यूज़ करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यू हैव टू यूज़ डायरेक्ट। आई वेंट डायरेक्ट टू मेरठ।
चलिए 18 इट इज़ वेरी कोल्ड टू गो फॉर अ वॉक टुडे। देखो टुडे की पोज़ीशन सही है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, आखिर में आना चाहिए, आ गया है। अब देखो लो पता लग रहा है, यहाँ पे टू है, तो टू का जो पेयरिंग होती है किसके साथ होती है? वेरी के साथ नहीं, टू की पेयरिंग टू के साथ होती है। तो इट इज़ टू कोल्ड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक कि कुछ ज़्यादा ही ठंड है कि भाई सुबह मतलब निकलने के लिए, है ना? चलिए 19 पारुल रन्स फास्टली देन नालिनी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पारुल रन्स फास्टली देन नालिनी। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जो फास्टली वर्ड होता है, वो होता ही नहीं है। ठीक है? क्या होता है? फास्ट होता है ना? तो क्या यहाँ पे फास्ट आना चाहिए? नहीं, यहाँ पे फास्टर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे कंपैरिज़न हो रहा है देन के साथ। तो देन जब आ जाता है तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी, तो यहाँ पे यूज़ होगा फास्टर। पारुल रन्स फास्टर देन नालिनी। ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20th इफ यू रन फास्ट यू वुड हैव वॉन द रेस। ये क्या कह रहा है कि अगर तुम जल्दी भागते हो तो तुम रेस जीत जाओगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो एरर है ना वो किसका एरर है? कंजंक्शन का एरर है। ठीक है? मतलब क्लॉजेस का एरर है। यहाँ पे मेरे को एडवर्ब का एरर नहीं लग रहा है, फिर भी क्लॉज़ का एरर है। क्लॉज़ का एरर क्या है कि अगर यहाँ पे इफ से स्टार्ट हो रहा है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वहाँ पे केवल वुड आएगा, हैव नहीं आएगा। तो वहाँ पे एलिमिनेट करो हैव को। ठीक है? इफ यू रन फास्ट यू वुड वॉन द रेस। ठीक है? अगर तुम जल्दी भागते हो तो तुम रेस जीत जाओगे। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना? चलिए 21st हरी वाज़ फॉर्च्यूनेटली नॉट अवेलेबल इन द हॉस्टल। अब यहाँ पे फॉर्च्यूनेटली लगाओ, अनफॉर्च्यूनेटली लगाओ। अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा है फॉर्च्यूनेटली है ना ऐसे यूज़ नहीं होगा। फॉर्च्यूनेटली शुरुआत में आएगा सेंटेंस की। तो फॉर्च्यूनेटली कि भई हॉस्टल में वो नहीं था। ठीक है? तो फॉर्च्यूनेटली लगा के कॉमा लगा दो। फॉर्च्यूनेटली को यहाँ लगाओ, ठीक है? उसके बाद कॉमा लगा दो। तो फॉर्च्यूनेटली हरी वाज़ नॉट अवेलेबल इन द हॉस्टल होगा। ठीक है? फॉर्च्यूनेटली का मतलब तुम बताइए ना भाग्यपूर्ण। तो भाग्यपूर्ण वो जो है हॉस्टल में नहीं था। यानी कुछ गलत हुआ होगा हॉस्टल में सो दैट ही वाज़न्ट ओवर देयर या जो भी है। उसके बाद है 22nd इट वाज़ नथिंग एल्स वही आ गया। नथिंग एल्स के बाद देन का यूज़ नहीं होगा, बट का यूज़ होगा। वैसे कंजंक्शन का पार्ट है, कंजंक्शन में आ गया है, फिर भी कोई बात नहीं। इफ वी हैव फाउंड दिस सो वी हैव टू डू इट, है ना? इट वाज़ नथिंग एल्स बट हर एरोगेंस। ठीक है? कुछ नहीं था, बस उसका एरोगेंस था। है ना? घमंड था, घमंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है थर्ड ही फील्स कंपैरेटिवली बेटर टुडे। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, ये मैंने आपको एडजेक्टिव में करवाया था कि जब भी वर्ड कंपैरेटिवली आ जाता है तो उसके साथ आपको पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करना है क्योंकि ये खुद एक कंपैरेटिव वर्ड है। तो 2 कंपैरेटिव वर्ड को साथ में नहीं यूज़ करेंगे तो बेटर की जगह क्या होगा? गुड होगा। है ना? तो ही फील्स कंपैरेटिवली गुड टुडे। ठीक है? व्हाई? बिकॉज़ कंपैरेटिवली आ गया है। तो कंपैरेटिवली कंपैरिज़न ही कर रहा है तो दोबारा बेटर लगा के कंपैरिज़न क्या करना? चलिए 24th कम एट 7 ओ क्लॉक टू माय ऑफिस। कम एट 7 ओ क्लॉक टू माय ऑफिस। देखो यहाँ पे है ना, किसका एरर है? इन द बिगिनिंग आई कुड नॉट फाइंड द एरर। ठीक है, मुझे लग नहीं रहा था कोई एरर है, मैं समझ नहीं पाया, आई गॉट कन्फ्यूज़्ड बट अल्टीमेटली आई गॉट द आंसर कि भाई यहाँ पे पोज़ीशन का एरर है। पोज़ीशन मैंने आपको बताई थी कि भाई एमपीटी, एमपीटी की पोज़ीशन बताई थी कि जब भी आपको एडवर्ब मैनर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम साथ में दिखते हैं, तो इस तरीके से पोज़ीशन आपको बनानी है। अब यहाँ पे मैनर तो नहीं है, एडवर्ब मैनर तो नहीं है, लेकिन प्लेस वाली और टाइम वाली एडवर्ब है। ये क्या हो गया? टाइम हो गया, ये हो गया प्लेस। तो ये गलत लिखा हुआ है पोज़ीशन। तो पहले क्या आना चाहिए? प्लेस आना चाहिए। कम टू माय ऑफिस एट 7 ओ क्लॉक। ठीक है, तो पोज़ीशन ऑफ एडवर्ब्स का एरर आ गया ना क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था आता है। चलिए 25th आई सेल्डम और एवर कन्फ्यूज़्ड नहीं रिफ्यूज़्ड द लीव। अब देखो यहाँ पे है ना जो एरर है ना, ये एरर है आपका सेल्डम और एवर का। मैंने बताया था कि 2 तरह के फ्रेजेस बनते हैं सेल्डम के साथ, ठीक है? एक बनेगा सेल्डम और या सेल्डम इफ, है ना? सेल्डम और बनेगा तो नेवर आएगा, सेल्डम इफ बनेगा तो एवर आएगा, ठीक है? यहाँ पे सेल्डम और के बाद क्या है? एवर है, एवर, एवर। तो यहाँ पे सेल्डम और नेवर आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? एन लगा दो बस, यही एरर है। आई सेल्डम और नेवर रिफ्यूज्ड द लीव। इसका मतलब क्या हो गया? या तो मैंने कभी या कभी नहीं लीव को मना किया है। चलिए, 26 क्या कहता है? ही क्विकली रैन अवे फ्रॉम द साइट। ही क्विकली रैन देखो मेरे को इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है, एडवर्ब का एरर, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई एरर होगा तो ये होगा ही रैन क्विकली अवे। सॉरी, ही रैन 1 सेकंड, ही रैन हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। ही रैन क्विकली अवे फ्रॉम द साइट कि भई
ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर वैसे जो है यहाँ पे भी लगा सकते हैं डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद, लेकिन इफ इट हैज़ एन एरर तो उसमें क्या होगा, जो क्विकली होगा, क्विकली जो कि एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो वर्ब के बाद में आएगा। ठीक है? ही रैन क्विकली अवे फ्रॉम द साइट। पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर का इस हाँ, यहाँ पे एरर होगा। चलिए 27 क्या कहता है? फर्स्टली, देखते ही पता लग गया फर्स्टली कोई वर्ड नहीं होता है, आई टोल्ड यू। फर्स्टली कोई वर्ड नहीं होता है, बता चुका हूँ। ऐसी फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्स्टली यूज फर्स्ट ऑफ ऑल। है, फर्स्ट ऑफ ऑल का यूज कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक ओवर द वर्ड्स एंड देन स्पीक। ठीक है? तो फर्स्टली कुछ नहीं होगा। 28 आई गो ऑफन टू, देखते ही पता लग गया, ठीक है? बोलने में भी दिक्कत हो रही है। ऑफन, ऑफन, ठीक है? ऑफन और यूज्ड टू, ठीक है? नहीं, नहीं, यूज्ड टू छोड़ो, ठीक है? अभी मैं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? वो मॉडल वर्ब्स का पार्ट हो जाएगा, कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो बस ध्यान रखो यहाँ पे ऑफन गो से पहले आएगा। आई ऑफन गो टू द दुर्गा टेम्पल, ठीक है? आई ऑफन गो टू द दुर्गा टेम्पल। व्हाई? बिकॉज़ मेन वर्ब के बाद प्रीपोज़िशन है, तो वर्ब और प्रीपोज़िशन के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं आता है, ठीक है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यूज़ करो आई के बाद, ठीक है? आई ऑफन गो टू द दुर्गा टेम्पल, मैं अक्सर जो है दुर्गा टेम्पल जाया करता हूँ। चलिए 29th नो वन हार्डली गोज़ टू चर्च डेली। सिंपल है, सिंपल सा पता लग गया देखते ही, क्या दे पता लग गया देखते ही कि भई मैंने आपको बताया था कि 2 नेगेटिव वर्ड साथ में नहीं आएँगे। एक ये नेगेटिव वर्ड है, एक ये नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है मना करना, मतलब इसका मतलब नहीं होता है, उसका मतलब क्या होता है? मुश्किल से ही। तो नेगेटिव हो गए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या एरर है? नो वन हार्डली गोज़ टू चर्च डेली। इसको ये कहना चाहता है कि भाई कोई भी जो है चर्च डेली नहीं जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है आपको? या तो नो का यूज़ करो या हार्डली का यूज़ करो। नो का यूज़ करोगे, हार्डली हटा दो। नो वन गोज़ टू चर्च डेली, या हार्डली का यूज़ करोगे, नो हटा दो कि भाई हार्डली वन गोज़ टू, नहीं, वन हार्डली गोज़ टू चर्च डेली। वन हार्डली गोज़ टू चर्च डेली। तो दोनों में से एक नेगेटिव वर्ड हटा दो। And this is the last question of correct the following sentences format. 30th I care a straw for it. अब देखो ये क्या एक तरह का इडियम है। इडियम क्या है कि भाई ये एक तरह का इडियम होता है कि भाई केयर के बाद नॉट आता है। ठीक है? इसका मतलब होता है, इस इडियम का मतलब होता है कि भई आप किसी भी बात पे बहुत मतलब ध्यान ही नहीं देते हो बिल्कुल भी। स्लाइटेस्ट आप ध्यान नहीं देते हो। यू आर नॉट केयरिंग अबाउट एनीथिंग, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? आई केयर अ स्ट्रॉ नहीं होता है, वो जो इडियम है वो नेगेटिव होता है, आई डू नॉट। तो यहाँ पे आएगा आई डू नॉट केयर अ स्ट्रॉ फॉर इट, कि मैं घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। होता है ना, बोलते हैं ना ऐसे, तो वही आएगा। आई डू नॉट केयर अ स्ट्रॉ फॉर इट। चलिए with this 30th questions of the following sentences have been completed. 3 दिन हो गए अभी तक मेरा जो है ना कफ हटा नहीं है, ठीक है? एंड समटाइम्स आई स्नीज़ आल्सो, सो आई हैव अ फियर ऑफ सीज़िंग ड्यूरिंग द सेशन, सो मैं थोड़ा कंट्रोल करके बैठा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ कि भाई स्नीज़िंग ना हो जाए, बिकॉज़ इट वुड रूइन माय लेक्चर, आई नो दैट, आई डू नॉट वांट दैट, ठीक है? तो इससे प्रोनंसिएशन भी खराब हो जाती है इफ यू हैव कफ, और बोलने में भी दिक्कत होती है। तो 3 दिन हो गए हैं, सही नहीं हुआ है, बट मेडिसिन लिए है, पर इतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ मेडिसिन ज़्यादा लेने के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। चलिए, इसलिए आई रेयरली टेक मेडिसिन्स, बट कुछ लिए हैं, ज़्यादा नहीं। 1-2 बार खा लेता हूँ दिन में, है ना? बस। बाकी 3 दिन हो गए हैं, सही नहीं हुआ है मेरा कफ। चलिए दिवाली के बाद से, है ना? आई होप दिवाली आई एन्जॉयड अ लॉट। चलिए, अब क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फाइंड वेदर देयर इज़ एनी एरर इन एनी पार्ट, ठीक है? वही एरर एरर वाला स्पॉटिंग द एरर, है ना? तो ये तो आएँगे ही। इस तरह का जो फॉर्मेट का क्वेश्चन है, आना ही आना है, ठीक है? तो हम पढ़ लेते हैं। तो देखो ये क्या है, आपको पता ही है कि आपको जो है पूरा सेंटेंस दिया होगा और उसको जो है पार्ट में डिवाइड किया होगा, है ना? पार्ट में डिवाइड किया होगा। तो आपको एक पार्ट में एरर ढूँढना है, सभी पार्ट में एरर नहीं होता है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में कहीं भी एरर हो सकता है। लेकिन इसमें आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है, एक चांस मिलता है, यू हैव अ हिंट कि भई किसी एक पार्ट में एरर है, ठीक है? वो ईज़ी हो जाता है थोड़ा ढूँढने के लिए। चलिए, फर्स्ट क्या कहता है, साक्षी वाज़ एक्सॉर्बिटेंटली पेड फॉर हाउ स्किलफुल शी वेलकम्ड द विजिटर्स, ठीक है? ये कहना चाहता है कि भई साक्षी को बहुत ज़्यादा पे किया गया, क्यों पे किया गया? फॉर हाउ, उसने कैसे, स्किलफुल में ही गलती है, ठीक है? कैसे कैसे उसने क्या करा, वेलकम किया विज़िटर्स का। तो वेलकम किया विज़िटर्स का, ये एक तरह का एक्शन हो गया। वेलकम किया विज़िटर्स का, वो एक्शन हो गया। तो एक्शन को क्या मॉडिफाई करेगा? वर्ब। और स्किलफुल क्या है? स्किलफुल एडजेक्टिव हो गया कि भई अगर मैं बोलता हूँ कि शी इज़ स्किलफुल, तो वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। और हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए, बिकॉज़ वी हैव टू मॉडिफाई अ वर्ब। तो यहाँ पे स्किलफुली आएगा इंस्टेड ऑफ स्किलफुल। ठीक है? साक्षी वाज़ एक्सॉर्बिटेंटली पेड फॉर हाउ स्किलफुली शी वेलकम्ड द विजिटर्स होगा। ठीक है? एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव नहीं। चलिए सेकंड,
शी इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट देखते आगे बढ़ना ही नहीं है, देखते ही पता लग गया मुझे। मैंने आपको बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट और क्वाइट कभी भी साथ में यूज़ नहीं होंगे। या तो यूज़ करो ईदर यूज़ ऑलमोस्ट और क्वाइट, ठीक है? क्वाइट आई मीन। शी इज़ ऑलमोस्ट कॉम्पिटेंट या शी इज़ ऑलमोस्ट सॉरी शी इज़ क्वाइट कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट आई मीन। चलिए थर्ड, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू बी एनफ काइंड, एनफ काइंड होगा? एनफ की आपको मैंने पोजीशन बताई थी। एनफ इफ यू आर यूजिंग एनफ फॉर नाउन, नाउन के लिए यूज कर रहे हो तो एनफ आएगा पीछे, जैसे एनफ मिल्क, ठीक है? एनफ मिल्क और एनफ पेन्स आई हैव, ठीक है? लेकिन इफ यू आर यूजिंग एनफ फॉर एडजेक्टिव तो एनफ की पोजीशन आती है एडजेक्टिव के बाद, ठीक है? जैसे शी इज ब्यूटीफुल एनफ, शी इज ब्यूटीफुल एनफ, है ना? तो इसलिए यहाँ पे काइंड है जो कि एक एडजेक्टिव है, तो एनफ यहाँ चला जाएगा। पोजीशन ऑफ एडवर्ब की गलती है, ठीक है? तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू बी एनफ काइंड गलत हो गया, तो क्या आएगा? द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू बी काइंड एनफ टू ग्रांट हिम 7 डेज लीव। चलिए, fourth, he has been trying to persuade her for several months, but he has not still succeeded. देखो, देखते ही पता लग गया मुझे क्या कि भाई वो ट्राई कर रहा है उसको मनाने की, बहुत महीनों से वो ट्राई कर रहा है उसको मनाने की, लेकिन अभी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, सक्सीड नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक डिफरेंस बताया था येट और स्टिल के बीच में डिफरेंस, ठीक है? येट की हिंदी होती है अब तक, स्टिल हम यूज करते हैं जब कोई काम चल रहा होता है, अभी भी हिंदी बताई थी, आई होप यू रिमेंबर। तो यहाँ पे स्टिल का यूज तो है ही नहीं। हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है कि अब तक वो सक्सीड नहीं हुआ, अब तक वो सक्सीड नहीं हुआ, ठीक है? तो स्टिल का यूज़ नहीं करोगे, स्टिल किसके लिए यूज़ होगा? अभी भी सक्सीड नहीं हुआ, ठीक है? वो मतलब नहीं है, बट यहाँ पे हैज़ भी है, ठीक है? और स्टिल यूज़ होता है कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ अ वर्ब में और येट यूज़ होता है हैज़ में यानी कि परफेक्ट टेंसेस में। तो यहाँ पे क्या आएगा? येट यूज़ होगा बिकॉज़ आप बोलना चाहते हो कि अब वो जो भी एक्शन कर रहा था उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड। फिफ्थ फिफ्थ देखते हैं बिफोर द गेम ही फेल्ट श्योरली ऑफ विनिंग। ये भी एरर है। क्या एरर है? बिफोर द गेम ही श्योरली फेल्ट पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक है? श्योरली फेल्ट ऑफ विनिंग, है ना? तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब कि भाई जो श्योरली है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आना चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ आगे प्रपोजिशन भी है। तो वर्ब और प्रपोजिशन के बीच में क्या नहीं आता है? एडवर्ब नहीं आता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन भी नहीं आती है। चलिए, सिक्स्थ, द अमाउंट व्हिच द कंपनी पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड वाज फेयरली अनजस्टिफाइड। ये बोलना चाहता है कि भाई जो अमाउंट कंपनी ने डिपेंडेंट्स को दिया था डिजीज मतलब या तो बीमार है या मर चुका है, ठीक है? वाज फेयरली अनजस्टिफाइड। अब बताओ क्या आएगा? मेरे को तो पता लग गया। क्या आएगा एरर? मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था रादर और फेयरली के बीच में। मैंने आपको बताया था कि जो रादर होता है वो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के लिए यूज़ होगा एज़ एन एडवर्ब और फेयरली यूज़ होगा प्लीजेंट एडजेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे अनजस्टिफाइड है। आपको क्या लगता है ये एडजेक्टिव कौन-सा है? प्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है ना? तो ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। अनजस्टिफाइड मतलब जो न्यायपूर्वक नहीं है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग फेयरली आपको या यूज़ क्या करना है? रादर का यूज़ करना है। तो एरर जो है डी में है। चलिए 7 ऑल्दो ही ओनली अर्न्स 1600 रुपीज़। आगे जाना ही नहीं है, पता लग गया। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि केवल वो कमाता ही है और कुछ नहीं करता है। केवल कमाता है और कुछ नहीं करता है। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस यही बोल रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ कि वो कमाता तो है लेकिन केवल कितने कमाता है? 1600 रुपए कमाता है। तो यहाँ पे ओनली नहीं आएगा। ओनली क्या आएगा? अर्न्स के बाद आएगा। ठीक है? तो जिसको आपको केवल बनाना है उससे पहले ही ओनली को यूज़ करो। जिस भी वर्ड को मॉडिफाई कराना है उससे पहले ही ओनली को यूज़ करो वरना तो क्या होगा स्टेटमेंट वुड बी मीनिंगलेस, सेंसलेस, है ना? आई होप समझ में आ गया होगा 7th भी। चलिए 8th आई लाइक दैट opportune मोमेंट वेयर द वर्कर्स प्रूव्ड देमसेल्व्स एंड केम आउट विक्टोरियस। बताइए क्या एरर है? ये कहना चाह रहा है कि भाई मुझे वो अपॉर्च्यून मतलब एप्रोप्रिएट मोमेंट बहुत पसंद आया एप्रोप्रिएट मोमेंट जब जहां वर्कर्स ने अपने आप को प्रूव करा और विक्टोरियस तरीके से वो बाहर आए। मतलब विक्टोरियस तरीके से मतलब जीत कर बाहर आए। तो यहाँ पे केम आउट है। केम आउट मतलब बाहर आना क्या हो गया? एक तरह का एक्शन हो गया। और यहाँ पे विक्टोरियस है। विक्टोरियस क्या एक तरह का एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपको केम आउट को मॉडिफाई कराना है बट एडवर्ब से मॉडिफाई कराना है। विक्टोरियसली होगा इंस्टेड ऑफ विक्टोरियस। है ना? आई होप समझ में आ गया होगा, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्या कहता है? वेयर एल्स डिड यू गो बिसाइड्स द बैंक? ये कह रहा है कि भाई वेयर एल्स कहाँ-कहाँ तुम गए
बिसाइड्स द बैंक, बैंक बैंक के अलावा। वैसे तो मुझे इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा कि वेयर एल्स यू कैन यूज, ठीक है, वेयर एल्स यू कैन यूज। अच्छा, कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन फॉर्म ऑफ अ वर्ड यानी कि जो डब्ल्यू एच फैमिली होती है उसके साथ एल्स देखते हो, तो आप उसकी हिंदी क्या हो जाएगी? जैसे हु की हिंदी क्या होती है? कौन। लेकिन हु एल्स की हिंदी क्या हो जाएगी? कौन कौन, कौन कौन, ठीक है। ऐसी व्हेन, व्हेन की हिंदी क्या होती है? कब। लेकिन व्हेन एल्स की हिंदी क्या हो जाएगी? व्हेन एल्स की हिंदी हो जाएगी कब कब। तो ऐसी वेयर एल्स है, तो मुझे इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। वेयर एल्स डिड यू गो बिसाइड्स द बैंक, ये कहना चाह रहा है कि भाई और कहाँ कहाँ तुम गए बैंक के अलावा। बिसाइड्स का मतलब क्या हो गया? अपार्ट फ्रॉम। तो अगर इसमें एरर होगा तो ये होगा बिसाइड द बैंक बोलना चाहेगा इंस्टेड ऑफ बिसाइड्स, कि भाई बैंक नहीं, तो मीनिंगलेस स्टेटमेंट बन जाएगा। मुझे इसमें नो एरर लग रहा है, ठीक है, नो एरर। कहाँ कहाँ तुम गए बैंक के अलावा, ये बोलना चाहता है, ठीक है। चलिए, एक ही क्वेश्चन मिला है जिसमें अभी तक हमें नो एरर मिला है। 10th, आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज नॉट अ रिलायबल पर्सन। ये कहना चाह रहा है कि भाई मैं मुश्किल से उसे देखता हूँ क्योंकि मेरे ओपिनियन में वो एक विश्वास लायक इंसान नहीं है। मुझे इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। हार्डली के साथ एवर आता है, ठीक है, हार्डली के साथ एवर आता है, उसकी पोजीशन भी सही है और आगे भी मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है, तो इसमें भी नो एरर होगा। तो दो नो एरर के हमें क्या मिले हैं? क्वेश्चंस मिले हैं। चलिए 11, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वी कैन हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट सेट द चेयरमैन। चेयरमैन ने बोला, चेयरमैन ने बताया कि भाई किसी भी हालात में हम तुमको इस इमोरल प्रोजेक्ट पे काम करने नहीं दे सकते, तुमको हेल्प नहीं कर सकते इस इमोरल प्रोजेक्ट के लिए, चेयरमैन ने बताया। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे कॉमा नहीं है, मुझे लगा था कॉमा है, कॉमा नहीं है। तो एक तरह की एडवर्ब है, ये एक तरह का एडवर्बियल फ्रेज है। मैंने आपको बोला था कि कभी भी अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, एडवर्ब से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो होगा। यहाँ पे क्या है? रूल ऑफ इन्वर्जन में क्या आता है? वर्ब आती है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये कैन इधर चला जाएगा, बी इधर चला जाएगा। आई एम नॉट गोना टेल यू रूल ऑफ इन्वर्जन अगेन बिकॉज़ आई हैव taught you in previous sessions. I think all the time I have talked about rule of inversion, है ना, जब भी वो हमारे सामने आया है। तो आई एम नॉट गोना टेल यू अगेन, बट आई विल होप कि भाई आपको पता है रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस एक तरह की एडवर्ब है, तो एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में है, तो आगे क्या आएगा? पहले वर्ब आएगा, कैन, फिर भी आएगा, ठीक है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन वी हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट, सेट द चेयरमैन। चलिए, एरर है किसमें? बी में। चलिए 12th, somebody informed the contractor that his brother had only died 5 days before। वही वाला एरर हो गया पोजीशन का, किसका? ओनली का। ये नहीं बोल सकते। इस सेंटेंस का मतलब अगर हम पता पढ़ेंगे तो क्या मतलब पता है क्या बनेगा? किसी ने इन्फॉर्म किया, जो कॉन्ट्रैक्टर है, नहीं, किसी ने कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म किया कि जो उसका भाई है वो केवल मर गया है 5 दिन पहले। केवल मर गया है 5 दिन पहले, कोई मतलब बन रहा है? नहीं। तो हमें बोलना है कि मर गया है केवल 5 दिन पहले, यानी 5 दिन से ज्यादा नहीं हुए उसे मरे हुए। तो यहाँ पे ओनली कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ठीक है। हैड डाइड ओनली 5 days बिफोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13, शी इज वेरी सीनियर टू मी सो आई कैन नॉट डिफाई हर ऑर्डर्स। देखिए यहाँ पे मुझे सो का भी एरर लग रहा है, एक और एरर मुझे दिखा। सो ऐसे यूज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे यूज नहीं होता सो, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो सो कैन नॉट आई आएगा। पर एक और एरर हो रहा है कि भाई सीनियर के साथ वेरी का यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वेरी होता है वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए यूज होगा, है ना। लेकिन ये सीनियर क्या होता है? एक तरह का लैटिन वर्ड है लेकिन कंपैरेटिव है ना। सीनियर इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इट इज अ लैटिन वर्ड, वी एग्री, बट इट इज अ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, है ना। तो कंपैरेटिव के लिए वेरी का यूज नहीं होगा, या तो क्वाइट का यूज करो, ठीक है, या तो क्वाइट का यूज करो या मच का यूज करो, ठीक है। सो शी इज क्वाइट और मच सीनियर टू मी, सो भी वहां पे गलती लग रही है, बट ये एडवर्ब का एरर है तो सो को इग्नोर कर दो। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। सो यू कैन फाइंड मोर देन वन एरर इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सो इग्नोर द माइनर वन, मेजर वन को पकड़ो। तो एडवर्ब का एरर है मुझे पता है, तो एडवर्ब को मैंने चूज किया, मैंने सॉरी, आई एम फेड अप ऑफ दिस कफ एंड सॉरी व्हाटएवर यू जस्ट हर्ड, है ना। तो आई डू नॉट लाइक दिस, आई एम वेरी फेड अप ऑफ दिस कफ। तो ये जो है क्या है, अच्छी अच्छी खासी इमेज खराब कर देता है कफ, जब ऐसे ही मतलब एकदम से हो जाता है। आई डिसलाइक इट नॉट, आई हेट इट टू, ठीक है। तो बाकी फॉरगेट इट, व्हाटएवर जस्ट हैपेंड, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि भाई यहाँ पे क्वाइट या मच सीनियर पे आप फोकस करो। सो एक तरह का कंजंक्शन का एरर है तो उस पे फोकस मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इट इज नॉट गोना हैपन अगेन। तो
14 14 क्या कह रहा है? हु कैन बिलीव दैट शी वाज नॉट हार्डली हिट बाय द डेथ ऑफ हर सन। बहुत सिंपल है, मुझे पता लग गया। पता क्या एरर है? ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि भाई कौन बिलीव करेगा कि भाई उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा अपने बेटे के डेथ से। तो यहाँ पे नॉट भी है और हार्डली भी है ना? मैंने आपको बताया दो नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकते। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हार्डली गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा हिट हार्ड। हिट हार्ड इंस्टेड ऑफ हार्डली, वहां पे हार्ड आना था। ठीक है, तो हु कैन बिलीव दैट शी वाज नॉट हार्ड हिट हार्ड, शी वाज नॉट हिट हार्ड। वहां पे वो ये एडवर्ब भी है। ठीक है, ये एडवर्ब भी है, सो डू नॉट थिंक वहां पे एडजेक्टिव है, नहीं। क्योंकि हिट हार्ड कि मतलब उसे बहुत धक्का पहुंचा होगा अपने बेटे की डेथ से। तो इंस्टेड ऑफ हार्डली यूज हार्ड विद हिट। चलिए 15, हार्डली शी लाइक्स टू हियर माय नेम आफ्टर द डिस्प्यूट व्हिच occurred बिटवीन us लास्ट ईयर। वो कहना चाह रहा है कि भाई मुश्किल से ही वो मेरा नाम सुनना चाहेगी उस डिस्प्यूट के बाद, लड़ाई के बाद, जो हमारे बीच में हुई थी पिछले साल। तो अब इस केस में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एरर होगा ना, पोजीशन का है, तो यहाँ पे हार्डली आएगा। ठीक है, शी हार्डली लाइक्स। ठीक है, शी हार्डली लाइक्स टू हियर माय नेम। ठीक है, तो वैसे तो कोई एरर नहीं है बड़ा वाला, लेकिन अगर फिर भी पोजीशन का एरर है तो यही है, एडवर्ब का एरर है तो यही है, शी हार्डली लाइक्स आएगा। ठीक है, तो पार्ट ए में एरर है। चलिए 16, ओनली बाय डिस्कसिंग विद द ऑफिसर कंसर्न दे फाउंड आउट द पर्सन बिहाइंड द फ्रॉड। बताइए क्या एरर है? ये ओनली बाय देख के थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? ओनली बाय ऐसे यूज होता नहीं होता, तो कैसे होगा ये? बाय डिस्कसिंग ओनली विद द ऑफिसर, है ना? बाय डिस्कसिंग ओनली विद द ऑफिसर, की डिस्कस करना केवल ऑफिसर के साथ, है ना? डिस्कस करना केवल ऑफिसर के साथ जो इस सिचुएशन से कंसर्न्ड है। ठीक है, हमें पता लगा कि इस फ्रॉड के पीछे पर्सन कौन है। चलिए, तो एरर है पार्ट ए में। 17, द हाउस इज वेरी गुड बट टू मच स्मॉल टू अकोमोडेट द फुल फैमिली। ये कहना चाह रहा है कि जो हाउस है वो बढ़िया है, लेकिन कुछ ज्यादा ही स्मॉल है कि भाई पूरी फैमिली उसमें अकोमोडेट हो सके। देखो मेरे को तो एरर मिल गया। ठीक है, एरर मिल गया। यहाँ पे टू मच स्मॉल में एरर है, टू मच स्मॉल। ठीक है, तुम्हें पता है कि टू क्या होता है? एडवर्ब होता है, मच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव क्या कर रहा है ना? तो ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही रहेगा। ठीक है, एडजेक्टिव को क्या मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव को क्या मॉडिफाई करता है? एडवर्ब मॉडिफाई करता है। तो एडवर्ब ये है, तो इसको यहाँ आना चाहिए और इसको यहाँ जाना चाहिए, है ना? तो एक मैंने बताया था टू मच के साथ साथ मच टू भी होता है ना? तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, द हाउस इज वेरी गुड बट मच टू स्मॉल टू अकोमोडेट द फुल फैमिली। तो पार्ट बी में एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड, या आई कलेक्टेड ऑलमोस्ट, नो, ऑलमोस्ट क्यों बोलता हूँ, कंप्लीट 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 30 तो हो गए करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उसके जो फॉर्मेट है उसका, और 20 बचे थे इसके, है ना? चलिए करते हैं 18। ही डज नॉट नो, वही है, डज नॉट नो। यहाँ पे क्या आ गया? इन्फिनेटिव आ गया, तो बीच में क्या चाहिए? हाउ। ही डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, सो ही इज लीडिंग अ लोनली लाइफ। कि भाई उसे नहीं पता है कि भाई दोस्त कैसे बनाने होते हैं, तो इसलिए जो है वो अकेले जीवन जी रहा है, लोनली लाइफ जी रहा है। चलिए 19, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो आशा इज। ये बोला जा रहा है कि भाई फैमिली में सभी जो है पीने के पीने से मतलब पीने के शिकार है, एडिक्टेड है पीने के। ठीक है, और आशा भी है। तो एरर क्या है? इसमें एरर है, देखते ही पता लग गया। कभी भी सो आप ऐसे यूज करोगे, तो सो क्या एक तरह की एडवर्ब है, सो एक तरह की एडवर्ब है, तो एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आ रही है। ठीक है, एंड के बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, नया क्लॉज स्टार्ट हो रहा है ना? नया क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो एडवर्ब से स्टार्ट होगा तो रूल ऑफ इन्वर्जन लगेगा, तो पहले वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सो इज आशा। ठीक है, आशा इज अ गुड नेम। पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है आशा, इस सेंटेंस में आशा क्या कर रहा है, डू नॉट नो। चलिए लास्ट 20th, ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ के बाद अगर कोई भी वर्ब आती है तो वो केवल आईएनजी फॉर्म में होती है। देखते ही पता लग गया, है ना? ऑफ वर्किंग होगा। ठीक है, कि भाई वो बहुत ज्यादा टायर्ड है किससे? काम करते करते। सो ही सेड दैट ही वुड नॉट अकम्पनी अस, तो वो हमारे साथ नहीं आएगा, उसने बोला, हमको वो कंपनी नहीं देगा, उसने बोला। ठीक है, एंड विद दिस ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर for your examination have been completed by me in today's session. So with this session adverbs are totally completed. ठीक है, तो adverbs completely complete हो गया है, completely complete हो गया है। तो
अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर द नेक्स्ट सेशन वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, सिंपल, है ना? एंड वो देखेंगे कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, वर्ब करना है या कंजंक्शन करना है। तो आई विल सी अकॉर्डिंगली, बिकॉज़ वर्ब जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? जितना एडवर्ब भी नहीं था, वर्ब्स के बहुत सारे सेशंस होंगे एंड यू नो दैट आई डू नॉट स्किप एनीथिंग, आई incorporate each and everything which is related to a particular topic in my concept, in my lectures. So I will not leave anything, तो verb का जो सेशंस होंगे बहुत ज़्यादा होंगे। So if you are what desired to ace English for your exam, so you have to have patience and आपको रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेगी ऑन यूट्यूब ओनली, फ्री क्लासेस है ना? तो वही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू टॉपिक, वर्ब देखते हैं या कंजंक्शन देखते हैं, वो देखूंगा मैं, व्हिच वुड बी मोर सूटेबल फॉर मी टू टीच यू राइट नाउ इन सेशंस अहेड। And till then, what you have to do, you have to be very careful, and I hope that you have enjoyed Diwali a lot, and safely you enjoyed Diwali. And बस अब दिवाली खत्म हो गई है तो दोबारा से अपने काम पे लग जाइए, ठीक है? तो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।